Hello, can you guys hear me? Thank you, Neha. So, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट क्लास में दो डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें से पहला था डिज़ाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पहला था डिज़ाइनिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और दूसरा था डिज़ाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू डेवलप ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन फॉर योर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट सिनेरियोज। सबसे पहला सिनेरियो था कि डायरेक्ट शिपमेंट नेटवर्क, कि जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट डायरेक्टली आपके पास से उठ के एज मैन्युफैक्चरर, आप एज अ मैन्युफैक्चरर आपके पास से डायरेक्टली उठ के और कस्टमर के पास चली जाती है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट शिपिंग विद मिल्क रन्स, कि जिसके अंदर आप शिपिंग करते हो इन मिल्क रन्स। आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपके पास से उठती है और डायरेक्टली कस्टमर को जाती है, बट मिल्क रन्स में मतलब आप बहुत सारे कस्टमर्स को एक ही शिपमेंट से केटर करते हो। फिर था कि ऑल शिपमेंट्स वाया डायरेक्ट सेंट्रल डीसी। इस सिनेरियो के अंदर आपके पास एक सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है, कि जो कि रिटेल ऑपरेशंस आपके संभालने के लिए और आपके कस्टमर्स को संभालने के लिए आप यूज़ करते हैं। और इस सिनेरियो के अंदर आपकी सारी शिपमेंट्स जो है ना वो डीसी मेंटेन करता है। मींस आपकी सारी ऑर्डरिंग डीसी के थ्रू होती है और डीसी ही डिसाइड करता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और उसके अंदर भी आप डायरेक्ट शिपमेंट कर सकते हो एंड शिपमेंट वाया डीसी वाया मिल्क रन्स भी कर सकते हो, कि डीसी भी फुलफिल करे बट वाया मिल्क रन्स। फिर हमने बात की थी डिज़ाइनिंग योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। वो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आए और आपने डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए आपने कहा कि अब मैं अपने प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइंस बनाऊं, तो इसके अंदर हमारे पास किस तरह के सिनेरियोज थे। सबसे पहला सिनेरियो था कि यू डू डायरेक्ट शिपिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर स्टोरेज। मीन्स कि आप स्टोरेज यूज़ कर रहे हो मैन्युफैक्चरर की, और शिपमेंट्स का जो मोड है वो डायरेक्ट शिपिंग है। और डायरेक्ट शिपिंग इन मैन्युफैक्चरर स्टोरेज है। मीन इसके अंदर कोई सेंट्रल डीसी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी वेयर हाउसिंग नहीं है। बस आपने मैन्युफैक्चरर स्टोरेज से पिक किया और कस्टमर को डिलीवर कर दिया। इसके बाद था मैन्युफैक्चरर स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपिंग एंड इन ट्रांजिट मर्ज। इसके अंदर कंसोलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट, कंसोलिडेशन विद इन व्हीकल्स होगी। इसके अंदर कोई और वेयर हाउस यूज़ नहीं हो रहा था, बट सिर्फ कंसोलिडेशन इन व्हीकल्स हो रही थी और इसके थ्रू आप डायरेक्ट शिपिंग मैनेज कर रहे थे, बट इन ट्रांजिट मर्ज के अंदर कंसोलिडेशन के अंदर। फिर था डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज विद पैकेज कैरियर डिलीवरी। इसके अंदर ये था कि आप पैकेज कैरियर को इस्तेमाल करते थे। डिस्ट्रीब्यूटर के स्टोरेज पर आपका सामान रखा हुआ होगा और एक पैकेज कैरियर, एक थर्ड पार्टी कैरियर यूज़ होगा आपकी डिलीवरीज करने के लिए। फिर था डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद लास्ट माइल डिलीवरी। इसके अंदर ये था कि डिस्ट्रीब्यूटर का स्टोरेज होगा और डिस्ट्रीब्यूटर ही डिलीवरी करेगा आखिरी कस्टमर तक खुद, मतलब उसकी सारी डिलीवरीज की जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूटर ने पिक कर ली। फिर था मैन्युफैक्चरर साइड डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप। इसके अंदर ये है कि या तो मैन्युफैक्चरर का स्टोरेज होगा या डिस्ट्रीब्यूटर का स्टोरेज होगा। पिकअप वाया कस्टमर होगा, मींस कस्टमर उसको पिकअप करेगा और कस्टमर के मतलब इसमें डिलीवरीज नहीं थी, इसमें कस्टमर पिकअप था। और आखिरी है सबसे कॉमनली यूज़ के रिटेल स्टोरेज है और कस्टमर पिकअप है। आपने एक रिटेल आउटलेट खोल लिया है जहाँ आप अपने सारा प्रोडक्ट रख सकते हो, सारा प्रोडक्ट आपने रखा हुआ है और वहाँ से कस्टमर अपनी मर्ज़ी से पिकअप कर रहा है। इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरी क्लास में किसी को कोई क्वेश्चन है?
वालेकुम अस्सलाम जी तला। बिल्कुल। और बाकी आपको सब समझ में आ गया? तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा क्या कि इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है कि मैन्युफैक्चर का स्टोरेज यूज़ होता है डायरेक्ट शिपिंग के साथ और इन ट्रांसिट मर्ज है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सिनेरियो इस तरीके का है कि आपका मैन्युफैक्चर का स्टोरेज यूज़ हो रहा है और इसके अंदर डायरेक्ट शिपिंग नेटवर्क है। मीन्स इसकी शिपिंग जो है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर के स्टोरेज से उठ के कस्टमर के पास जा रही है। लेकिन इसके अंदर इन ट्रांजिट मर्ज भी है। मीन्स इसके अंदर कंसोलिडेशन हो रही है। मीन फॉर एग्जांपल आपके मैन्युफैक्चर के स्टोरेज से सपोज सारे डिलीवरीज छोटे पिकअप पे छोटी गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी वाला जो ट्रांसपोर्टर है आपका वो आगे जाके शिपमेंट्स को मर्ज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशंस एंड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स। इनको मर्ज कर रहा है और मर्ज करके आगे भेज रहा है। मींस वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा के दे रहा है मैन्युफैक्चरर को और कस्टमर को बोथ, ठीक है। ये इन ट्रांजिट मर्ज कहलाता है। इसके अंदर ये होता है कि आपको किसी कंसोलिडेशन वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं होती। आपका व्हीकल एक कंसोलिडेशन का मीडियम बन जाता है और कंसोलिडेशन का पॉइंट बन जाता है, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन इसलिए कि बेहतर होता है कि आप लोगों को तो फ्रेश अप करने के लिए, वार्म अप करने के लिए। जी अरुण जी। मिल्क रन के अंदर कंसोलिडेशन नहीं होती। मिल्क रन का कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज उसने एक 20 फीट गाड़ी भरी और अब वो खुद कस्टमर्स के पास एक एक करके जा रहा है और एक एक करके डिलीवर कर रहा है। मिल्क रन इसको कहते हैं। दूध वाला जब दूध लेके निकलता है तो उसके पास मतलब रेडी होता है और पूरे एरिया को वो एक ही वक्त में डिलीवर कर देता है। इसको मिल्क रन, इसलिए मिल्क रन का जो कॉन्सेप्ट बना ना वो इनकी डिलीवरी सिस्टम को देखते हुए बना कि आप सारे प्रोडक्ट लेके निकले। सपोज आपको कराची में डिलीवरी करनी है, लेकिन कराची के अंदर आपके 8 या 10 लोकेशन हैं जहाँ डिलीवरी करनी। या तो आप 8 या 10 लोकेशन इन कराची के लिए अलग अलग गाड़ी भेजो, ये एक ही गाड़ी सुबह निकले सारा सामान लेके और शाम तक हर जगह डिलीवर करके आ जाए। तो मिल्क रन का कॉन्सेप्ट तो ये है। हम्म। अब वो आपके मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड कर रहा है ना। मैन्युफैक्चरर कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहा है। अगर एक ही प्रोडक्ट बना रहा है तो एक ही चीज़ होगी। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है और ऑर्डर एक चीज़ का आया है तो भी एक ही चीज़ होगी। लेकिन अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहा है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डिफरेंट ऑर्डर है तो फिर वो डिफरेंट डिलीवरीज होंगी। होता है बट अब जैसे कराची में भी इस वक्त जो कराची में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चल रहा है ना, दे आर वर्किंग ऑन 23 जोन्स। 23 जोन है कराची के अंदर ही। अगर एक कोरंगी से गाड़ी निकल रही है ना तो उसको 23 जोन्स को कैटर करना है। तो अब वो सबसे पहले तो देखते हैं कॉस्ट, ठीक है ना। कोरंगी से निकल रही है, डिफेंस करीब है, औरंगी टाउन दूर है, मलिर दूर है, कस्बा गोट दूर है, चक्रा गोट दूर है, ठीक है, सुरजानी दूर है। अब इस तरी अब उनको देखने के कॉस्ट किस हद तक मिनिमाइज़ करें। क्योंकि देखो मैं बार बार आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट बना ली ना, अब प्रोडक्ट बनाने के बाद प्राइस फिक्स कर दी है प्रोडक्ट की आपने, सही है। सपोज 10 रुपये का साबुन है तो 10 रुपये का ही रहेगा वो। 50 रुपये का शैम्पू है तो 50 रुपये का ही रहेगा। 200 रुपये का फेस वॉश है तो 200 रुपये का ही रहेगा। उसमें 1 रुपया कमी या बेशी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुरजानी वाले को बोलो कि यार आपको 200 रुपये का नहीं 210 रुपये का पड़ेगा, और औरंगी टाउन वाले को बोलो कि आपको 250 रुपये का पड़ेगा। प्रोडक्ट की प्राइस हो चुकी है फिक्स और आपके पास होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, परफॉर्मेंस टारगेट्स कि जिनको आपको एज लॉजिस्टिक्स मैनेजर मीट करना होता है। अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। कंपनी लेस प्रॉफिटेबल होगी ज़्यादा सेल्स करके भी, when you are not meeting your targets, when you are not supplying the product under the
प्राइस वैल्यू अंडर द टारगेट प्राइस वैल्यू फॉर योर लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन। तो आपको इन सारी सिनर्जीज को, इन सारी स्ट्रेटजीज को बार बार यूज़ करना पड़ता है। कहीं आप मिलकर यूज़ कर रहे होते हो, कहीं डायरेक्ट, कहीं आप ऐसा होता है कि आपका कस्टमर भी बहुत अच्छा है और मतलब उसके पास भी अपना ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, तो आप उसको डिस्काउंट देके कहते हो कि आप खुद ही पिकअप कर लो, हम आपको नहीं डिलीवर कर। डिलीवरी इज़ अ फिटीक, इज़ अ टास्क। जिस एज एज लॉजिस्टिक्स मैनेजर जब आप डिलीवरी संभालने बैठोगे ना, तब आपको अंदाज़ा होगा कि डिलीवरी एक पूरा टास्क, एक पूरी फटीक है। फॉर एग्जांपल आजकल के सिनेरियो में जहाँ पे कोविड-19 है और जहाँ पे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद हैं और दे आर ओनली फोकसिंग अपॉन डिलीवरीज एंड हमारे जैसे एक दो रेस्टोरेंट हैं कि जिनके पास ड्राइव थ्रू भी है, वरना सिर्फ डिलीवरी पे फोकस कर रहे हैं। तो आप वहाँ जाके ज़रा रेस्टोरेंट्स की हालत देखोगे ना, जब रेस्टोरेंट्स को देखोगे क्या डिलीवरी मेंटेन करना कितना मुश्किल है। तो मैं एक छोटा सा सिनेरियो बना के ना आज आप लोग के साथ डिटेल में शेयर करता हूँ, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो है लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसमें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाउ दिस कंट्रोल सिस्टम वर्क्स ना। तो एक मैकडॉनल्ड्स के डिलीवरी के लिए या एक किसी भी प्रोडक्ट के डिलीवरी के लिए प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो कस्टमर फ़ोन करता है, ईमेल करता है या ऐप के थ्रू अपना ऑर्डर बुक कराता है। ठीक है, सबसे पहले तो उसको अपने रेस्टोरेंट के सिस्टम के साथ अलाइन करना। फूड पांडा का पोर्टल है या चीते का पोर्टल है, इसको अपने सिस्टम के साथ अलाइन करना और इतना एक्यूरेटली अलाइन करना कि आपके सिस्टम में क्रैशेज एंड एरर्स ना आए। ठीक है, इसके बाद कस्टमर का ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद उसके अंदर माइन्यूट डिटेल्स को चेक करना। कुछ कस्टमर्स होते हैं तो अपना प्रोडक्ट विदाउट अनियन पसंद करते हैं, कुछ विदाउट चीज़, कुछ विद चीज़, ये वो सारी माइन्यूट डिटेल लिखी हुई हैं। अच्छा, ऑर्डर रेडी हो गया। अब ऑर्डर रेडी होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी लॉजिस्टिक्स या उसकी ट्रांसपोर्टेशन रेडी रखना ऑर्डर के रेडी होने से पहले। अगर फूड पांडा का पोर्टल है तो ये अश्योर कर लेना कि ऑर्डर रेडी होने से पहले फूड पांडा का राइडर आ गया। नहीं आया तो कहाँ पहुँचा, अभी तक क्यों नहीं आया। ठीक है, राइडर आ गया है, राइडर के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रोडक्ट फ्रेश है, प्रोडक्ट रेडी है। अब राइडर को असाइन करने से पहले कस्टमर को कॉल करके राइडर से एड्रेस समझवाना, क्योंकि हर कस्टमर अपना एड्रेस बड़ा सिंपल सा लिख देता है। तो एड्रेस समझना, फिर एड्रेस समझने के बाद हैंड ओवर करने के बाद वेट करना कि कस्टमर के पास ठीक ठाक ये पहुंच जाए और कस्टमर जो है वो उसको पैसे दे दे ताकि ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। इसके बाद वेट करना कस्टमर के फीडबैक का, या कस्टमर का कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कि मतलब कस्टमर को सामान पहुंच गया, फिर बाद में पता चला कि इसमें चीज़ें कम थी या इसमें कोई चीज़ ज़्यादा थी या कोई चीज़ कम थी या प्रोडक्ट के अंदर कोई इशूज़ था। फिर उसकी रिवर्स लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना या रिटर्न पॉलिसी मेंटेन करना, और फिर आखिर में जाके तो ये एक ट्रांजैक्शन जो है ना वो 40 to 45 मिनट्स ले जाती है, एक ऑर्डर, जो कि नॉर्मल सिनेरियो में डाइन इन में इट कुड हैव हार्डली टेकन 1 मिनट और 2 मिनट्स मैक्सिमम। तो आप ये देखो ना कि ट्रांजिशन टाइम कितना बढ़ गया। अब ऐसे सिनेरियोज के अंदर के जहाँ आपके पास टाइम लिमिटेशन भी है, जहाँ आपके पास कस्टमर सेंट्रिक इन्वायरमेंट है, जहाँ आप बाउंड हो टू सर्व बेटर विद चैलेंजेस, तो ऐसे सिनेरियोज के अंदर ना फिर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रूशल एंड इम्पोर्टेंट हो जाती है। जी हारून, अब आप पूछो। हम्म, जी जी आ रही है। बिल्कुल, सेकंड लास्ट हुई है। मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप, क्योंकि आखिरी पॉइंट जो है ना वो है रिटेल स्टोरेज विद कस्टमर पिकअप। ये सबसे कॉमनली यूज़ है कि आपके पास एक रिटेल आउटलेट है, कस्टमर आता है, अपनी चीज़ पसंद करता है, खुद ही पिक करता है और चला जाता है। टीवी है, एसी है, फ्रिज है, कपड़े हैं, आप क्या करते हो, रिटेल आउटलेट जाते हो, पहनते हो, चेक करते हो, पसंद आता है, खुद ही पिकअप अरेंज करते हो ना उसका। उसके उस प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर पिकअप शामिल नहीं होता। हम्म, रिफ्यूज़ करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं।
कोई भी समझदार आदमी होगा ना, कोई भी समझदार लॉजिस्टिक्स मैनेजर होगा ना, कोई भी समझदार लॉजिस्टिक्स नेटवर्क होगा ना, वो रिफ्यूज़ कर देगा। क्योंकि देखो, मैंने आपको शायद डिमांड के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट नहीं था, लेकिन अगर जब आप डिमांड्स की बात करते हो ना, मीटिंग डिमांड और नॉट मीटिंग डिमांड एंड योर इम्प्रूवमेंट इन फैसिलिटीज़ एंड इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग ना, तो उसमें एक बार ये आता है कि अगर आप कस्टमर को मीट नहीं कर सकते ना, तो साफ साफ तरीके से मना कर दो, उसको फ़ोन करो, उसको बोलो कि यार, जैसे आप, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ आपकी आपके सवाल के जवाब के लिए। अब जैसे अभी तो देखो 5 से लेकर 10 बजे तक डिलीवरी अलाउड है ना, तो 10 बजे तक डिलीवरी अलाउ होने का मतलब ये है कि हम आखिरी ऑर्डर जो पिक करेंगे ना, वो 9:30 बजे के करीब करेंगे। 9:30, 9:35 के बाद जो है ना ऑर्डर नहीं लेंगे। अगर 9:30 या 9:35 के बाद कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा ना, तो हम उससे प्यार मोहब्बत से माजरत कर लेंगे कि यार, चूँकि अब आप बहुत लेट हो गए और हमारे पास जो है रिस्ट्रिक्शन है कि हमें 10 बजे तक आपको डिलीवर करना है, तो हम इसी तरह आजकल के सिनेरियो की बात नहीं कर रहा, पिछले की बात कर रहा हूँ कि पिछले रमज़ान में ये होता था कि सहरी तक डिलीवरी करते थे। तो सहरी तक डिलीवरी का मतलब ये नहीं कि जब तक अजान हो रही है तब तक उसको डिलीवर हो रहा है। सहरी तक डिलीवरी का मतलब ये था कि अगर सहरी का आखिरी टाइम 4:30 बजे ना, तो हमारा आखिरी डिलीवरी टाइम 4 बजे होता था। तो 4 बजे डिलीवरी टाइम मेंटेन करने के लिए ना 3 बजे आखिरी ऑर्डर लिया जाता था। 3 बजे, 3:15 बजे मैक्सिमम जो है ना आखिरी ऑर्डर लिया जाता था। इसके बाद अगर कोई कस्टमर कॉल करता था ना, तो हम उसको रिफ्यूज़ कर, क्योंकि देखो अब जब आप वॉर फ्रंट सिचुएशन में हो ना, इसको कहते हैं हॉट स्पॉट, हॉट सीट। जब आप हॉट स्पॉट में हो ना, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होता। अब आपकी वाले सिनेरियो में या आपके वाले एग्जांपल से ही बात कर लेते हैं कि मेरे पास 10 ऑर्डर हैं और 4 राइडर है, तो मैं क्या करूँगा? राइडर काट के आधे आधे तो नहीं कर सकता। या तो मैं मिल्क रन चलाऊँ कि एक ही राइडर मेरा एक इलाके के 3-4 ऑर्डर लेके निकले और फिर जो है ना वो डिलीवर करता हुआ है। लेकिन इसके अंदर ना सबसे ख़तरनाक सिनेरियो बन जाता है, क्योंकि अब किसी ने मांगी पेप्सी, उसको मिल रही है स्प्राइट। किसी ने मांगा विद चीज़, उसको मिल रहा है विदाउट चीज़। किसी ने मतलब क्योंकि 4-5 ऑर्डर है ना, और उसके ऊपर तो ऑर्डर के ऊपर तो लिखा हुआ नहीं है कि किसका है ये, वो तो स्लिप बनी हुई है एक सिर्फ, और स्लिप के साथ ऑर्डर नंबर लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर तो ट्रैकिंग हो नहीं रही। तो इस सिनेरियो में ना गलती के, जहाँ गलती के चांसेस, एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ना, वहाँ पे इट इज़ बेटर टू से नो, या इट इज़ बेटर टू आस्क कस्टमर टाइम, कि आप उसको कॉल करें, उसको बोलें कि सर अभी तो, अगर आपको अभी चाहिए ना, तो हम आपको डिलीवर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप 1 घंटा वेट कर सकते हैं या आप 1 घंटे बाद हमारी डिलीवरी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो फिर हम आपको डिलीवर कर देते हैं। अगर वो यस करेगा तो ठीक, नो करेगा तो उसकी मर्ज़ी। ठीक है। अच्छा, आज हम जो है, आप लोगों को इतना समझाने के बाद, इतना पढ़ाने के बाद जो है ना, आई गेस कि आप लोगों को थोड़ा सा एक वो जो वीडियो रह गई थी, हम कोशिश कर लेते हैं कि उसको अभी देख लें। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आई वीडियो की? हारून, वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही। सिलेक्ट स्पीकर, अब आ रही है? अब आ रही है हारून? हारून, अब आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, 1 मिनट रुको। हारून, आवाज़ नहीं आ रही ना? ठीक, ओके, थैंक यू, मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा चलो, मैं मैं भी इसकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये बेसिकली टैंक पाकिस्तान की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वीडियो है। ठीक है, पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, कोई प्रोडक्ट बनती कैसे है। अब आप लोगों ने शायद, मतलब अगर आप लोगों ने इससे पहले वीडियोस या लेक्चर्स अटेंड किए हैं यूट्यूब पे, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कैसे काम करता है। बट ये उनके लिए कि जिनका आज तक, हाँ, रिकॉर्डिंग तो है लेक्चर की, लेकिन उसमें ये पार्ट ओमिट हो जाएगा, तो ये आप लोगों को देखने के लिए ना अभी ही देखनी ही पड़ेगी। तो चलो, हाँ, टैंक पाकिस्तान की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वीडियो है ये, कि हाउ टैंक पाकिस्तान वर्क्स। ठीक है,
इसको हम स्टार्ट करते हैं कि आप लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन, ऑपरेशन कैसे कोऑर्डिनेशन में देख सकते हो। तो बेसिकली ये टैंक पाकिस्तान के फैक्ट्री एंट्रेंस था, जो आपको सामने ट्रक्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये हमारा लोडिंग पोर्ट था कि जहाँ से हम बेसिकली अपना प्रोडक्ट डिस्पैच करते थे, टैंक के कार्टन्स डिस्पैच होते थे, ये वो लोडिंग पोर्ट था। अब यहाँ पे लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम सारी बात करेंगे। तो अब आपको मैं दिखाऊं कि जब हम बात कर रहे थे कि यार हमें अपना फैक्ट्री लेआउट बनाते वक्त कैसे इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, तो ये देखो कि यार यहाँ पे लोडिंग पोर्ट और एग्ज़िट बिल्कुल करीब करीब है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ट्रक लोड हुआ और वो मिनिमम हैसल से और मिनिमम मसले मसाइल क्रिएट करके बगैर फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है। फैक्ट्री की सबरफ से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप पूरी फैक्ट्री लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सटेंडेड है, लेकिन लोडिंग पोर्ट जो है वो बिल्कुल एग्ज़िट गेट के सामने। तो बेसिकली ये पूरी फैक्ट्री ओवरव्यू है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का ओवरव्यू दिया जाएगा। ये एडमिन ब्लॉक है, ये पूरी फैक्ट्री है, ये इमरजेंसी असेंबली पॉइंट है। तो ये डिफरेंट पूरी फैक्ट्री के अंदर चूँकि पता है आपको सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये वेयर हाउस है, इसको अभी आगे डिटेल में दिखाया जाएगा कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनाते हैं। साशे हैं, पाउचेस हैं, टिन्स हैं और ग्लास जार्स हैं। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली टैंक ऑफ़र कर रहा था उस वक्त तक जब तक मैं टैंक पाकिस्तान में काम कर रहा था। ये पूरी वीडियो मैंने बनाई है, ये पूरी वीडियो की एडिटिंग मैंने की है। ये बेसिकली फैक्ट्री एंट्रेंस प्रोटोकॉल है, जीएमपी एरिया के अंदर एंट्री प्रोटोकॉल कहते हैं इसको, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। कोरोना ने हम सबको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस घर में बैठे बैठे याद दिला दिए हैं। हाथ धोना है, डिस्टेंस रखना है, साफ़ सुथरा रहना है, मुंह हाथ को कवर रखना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़माने से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर यूज़ होते थे। इसके बाद ये सारे साइट रूल्स और ये था बेसिकली प्रोडक्शन एरिया। तो हम जब बात, तो ये शुगर एंड सिट्रिक वेयर हाउस था टैंक पाकिस्तान के अंदर। अगर हम ब्रॉडली स्पीक करें ना, तो पैकेजिंग मटेरियल वेयर हाउस था, रॉ मटेरियल वेयर हाउस था, फिनिश गुड वेयर हाउस था। और रॉ मटेरियल वेयर हाउस के अंदर एक टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउस भी था, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और एस्पार्टेम और एसिसल्फेम की जो है वो हम फिर, क्योंकि उनको 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता था। तो अब हम जब बात कर रहे थे ना पैलेटिंग की, तो ये देखें ये पैलेट्स पे रखे हुए हैं और ये ऐसे ही फैक्ट्री से आते थे कि ऐसे ही पैक्ड पैलेट्स के अंदर फैक्ट्री से आया करते थे। तो पैलेटिंग इस तरीके से इस्तेमाल होती है। ये प्रीमिक्स एंड न्यूट्रन वेयर हाउस है जो टेम्परेचर कंट्रोल था, ये भी पैलेटिंग पे हुआ होता है और ये इसी तरीके से आता है। हमने जब लिफ्टिंग इक्विपमेंट की बात की थी तो हमने कहा था कि यार पैलेट्स और जो है वो लिफ्टिंग इक्विपमेंट के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं या मूव किए जाते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लिफ्टिंग इक्विपमेंट था वो हैंड पैलेट लिफ्टर कहलाता है। और हैंड पैलेट लिफ्टर इस तरीके से चलता है, पहले आप उसको अपने पैलेट के अंदर लगा देते हैं और फिर हाइड्रोलिक के ज़रिए उसको प्रेस करते हैं तो वो ज़मीन से उड़ जाता है और फिर उसको आप मूव करते हैं। ये पैकेजिंग मटेरियल वेयर हाउस था। स्टैकिंग एंड रैकिंग की जब हम बात कर रहे थे ना, तो ये रैकिंग इस तरीके से की जाती थी यहाँ पे कि, और रैकिंग के अंदर इस बात का बहुत ख्याल रखना होता है कि हैवी चीज़ें नीचे और लाइट चीज़ें ऊपर। अगर आप यहाँ देखो और अगर आपको नज़र आ रहा हो ना, तो ऊपर जो टॉप पे रखे हुए हैं ना, उनको कोरुगेटेड कार्टन कहते हैं, CWC। ये उसी तरीके के होते हैं कि जिस तरीके की चिप्स वाले के बाद डब्बे पड़े होते हैं ना, ये उसी तरीके से कोरुगेटेड कार्टन बिल्कुल फ्लैट रखे हुए होते हैं। फिर जब आपको ज़रूरत होती है तो आप कार्टन बंद कर लेते हो, पैक कर लेते हो। ये हैंड पैलेट लिफ्टर के ज़रिए मूवमेंट, अब मूवमेंट की जो बात हो रही थी ना, तो यहाँ डबल ट्रिपल मूवमेंट होती थी कि अब ये सबसे पहले प्रोडक्ट ऊपर गया मिक्सिंग डिपार्टमेंट में। ये मिक्सिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे शुगर, फ्लेवर, सिट्रिक एसिड, इन सबको रेशियो में, प्रोपोर्शन में डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड किया जाता है। फिर इसकी टेस्टिंग होती है और जब टेस्ट से पास हो जाता है तो वो ब्लेंड जो है वो पैकेजिंग की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये इसका आप लोगों ने 12वीं क्लास में पीएच का टेस्ट जो किया था ना, वो यहाँ यूज़ होता है। पीएच चेक की जाती है, एसिडिक रहना चाहिए उसको। फिर ये डंप होता है एसिड बड़े बड़े टोड बिन्स में। जब ऊपर ब्लेंडर से ब्लेंड हो गया, फिर नीचे आके टोड बिन में डंप होता है और फिर ये टोड बिन वापस ऊपर जाएगा उसी लिफ्ट के ज़रिए। तो ये टोड बिन यहाँ से वापस ऊपर गया, अब पैकेजिंग मशीन्स के ऊपर जाके फीड किया जाएगा इनको, और ग्रेविटी के ज़रिए
ये प्रोडक्ट जो है बनाई जाती है। ग्रेविटी बेस्ड प्रोडक्ट है। अब आपने टोड बिन रख दिया है और टोड बिन को कनेक्ट कर दिया नीचे पैकेजिंग मशीन से। अब ग्रेविटी के ज़रिए ये प्रोडक्ट नीचे जा रहा होगा और नीचे इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर पैक होता है। इसको हम पैकेजिंग एरिया या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते थे। यहाँ पे सारी प्रोडक्शन होती थी। अब जब हम वेयर हाउसिंग की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि पैकेजिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स ए स्मॉल वेयर हाउस। तो वो ये सिनेरियो था कि जब प्रोडक्ट इशू करा दी जाती थी सुबह तो वो भी यहाँ रखी जाती थी और प्रोडक्ट बनने के बाद भी टेम्परेरी स्टोरेज यहीं होता था। ये साशे प्रोडक्शन है। एक मिनट हारून, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद करना। ये साशे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे साशे बन रहे हैं। अब साशे में ये पैक हो रहा है, सील हो रहे हैं एंड देन जो है ये रेडी होके बाहर निकल रहे हैं। 4 तरह की हमारे पास साशे पैकिंग मशीन थी। एक जग पैक था जो कि आप जग पैक जो जग का जो साशे है वही पैक हो रहा था। फिर साशे पैकिंग के अंदर सिंगल लाइन थी और ट्रिपल लाइन थी और ट्रिपल लाइन के अंदर भी एक इम्पोर्टेड मशीन थी और एक उसकी पाकिस्तानी कॉपी थी। तो सिंगल लाइन तो हार्मेटिक मशीन थी, वो अलग से नजर आएंगी। ये साशे ट्रिपल लाइन मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ 3 लाइन पैक हो रही थी। ये इसकी स्पीड वगैरह दिखा रहा है कि 45 की स्पीड से चल रही है। तो 45 इंटू 3 130 से 40 साशे पर मिनट पैक कर रही थी। और ये उसका पाकिस्तानी वर्जन था। वो जो इम्पोर्टेड मशीन थी यूनिवर्सल की, उसकी कॉपी पाकिस्तान में सामान्य बनाई थी। ये हार्मेटिक सी सिंगल लाइन मशीन। और ये है पाउच प्रोडक्शन। ये पाउच यहाँ पे पाउच पैक हो रहा है। पाउच सिंगल लाइन में पैक होता था, मतलब एक ही पाउच एक वक्त में पैक होता था और ये इसी तरीके से साशे की तरह सील होके बाहर निकलता था। यहाँ टिन प्रोडक्शन थी। ये पहले टिन को एयर लगाई जा रही है और उसके बाद इसको पैक करके सील किया जाता था। अब टिन साथ बंद हो गए, अब इसकी जगह प्लास्टिक के जग्स हैं। ये कार्टन वेइंग एंड टेपिंग एरिया था। यहाँ पे कार्टन को वेट किया जाता है, कार्टन को पैक किया जाता है और कार्टन को आगे प्रोडक्शन लाइन से निकाल दिया जाता है। कार्टन को वेट इसलिए करते थे कि वेट की एक रेंज थी, उस रेंज के अंदर अगर कार्टन है तो ठीक, अगर नहीं तो फिर उसको फिर से सैंपल किया जाता था। और ये टेपिंग हो रही है इसकी। फाइनल टेपिंग होने के बाद फिर कार्टन को जो है पैलेट्स पर रखा जा रहा है और ये इसके ज़रिए जो आप बेसिकली हर प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी हुई देखते हो ना, वो इस प्रोसेस के ज़रिए होती है। इसको इंजेक्ट प्रिंटिंग कहते हैं। अब ये साशे पैक हो रहे हैं, साशे की लड़ियाँ पैक हो रही हैं और ये वही हैंड लिफ्टिंग पैलेट के ज़रिए इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से निकाल के फिनिश गुड वेयर हाउस में पहुँचाया जा रहा है। ये प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग थी जहाँ पे उस जार के कैप बनते थे। तो जब जार बनना बंद हो गए तो उनके कैप बनना भी बंद हो गए। ये जार के कैप बन रहे हैं और एक कैप पे सील्स लग रही हैं। ये सील्स बेसिकली 2 साइड होती हैं। जब उसको कैप पे लगा कर टाइट किया जाता है तो वो सील आपको वहाँ पे, ये हैजर्ड प्लान था यहाँ का, हैज़र्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स कि कहाँ पे हैज़र्ड्स हैं और कहाँ नहीं। ये क्यूसी लैब थी। यहाँ पे पीएच टेस्ट किया जाता था प्रोडक्ट्स का ताकि वेरीफाई किया जा सके कि ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है। और ये जो साशे बन रहे हैं इनकी लीकेज टेस्टिंग हो रही है कि लीकेज तो नहीं है इन साशे के अंदर। ये इनका जनरेटर रूम था। ये बेसिकली हम जनरेटर रूम के बाद हम जाएंगे, ये हमारा फिनिश गुड वेयर हाउस। अच्छा, फिनिश गुड वेयर हाउस में स्टैकिंग नहीं हुई हुई थी। तो फिनिश गुड वेयर हाउस के अंदर जो ये आपको हाइट पर रखा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये फिजिकली रखा जाता था। इसको इस पे स्टैकिंग नहीं होती। तो ये ज़्यादा टिन के कार्टन होते थे। साशे और पाउच के कार्टन एक एक पैलेट पे सीधे सीधे रखे जाते थे। 7 की हाइट अवेलेबल होती थी उसके ऊपर। ये अब ये जिससे मैंने आपको बार बार कहता हूँ ना कि सुबह गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, फिर जब ऑर्डर आता है तो डिस्पैच होता है। ये गाड़ियाँ ऐसे सुबह आके खड़ी हो जाया करती थी। जैसे जैसे इनके ऑर्डर रेडी होते थे वैसे वैसे ये पैक होके 40 फीट कंटेनर्स निकले जाते थे। ये इनकमिंग स्टोरेज है, इनकमिंग प्रोडक्ट के जिसके अंदर आपका कार्टन सारी चीज़ें आती थी। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था टैंक की फैक्ट्री का। हाँ जी, अब कोई सवाल आप पूछें। मिक्सिंग ब्लेंडिंग मशीन के थ्रू हो रही थी। मिक्सिंग ब्लेंडिंग मशीन के थ्रू होती।
हाँ, एक्स्ट्रा जा नहीं सकती ना। देखो, सिस्टम ऐसा डिज़ाइन था कि उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस मिनिमम थे। क्यों? क्योंकि वो जो आपके पास बैच मिक्सर है ना, उसकी एक साइज़ थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 315 केजी का था। तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेटली पता था कि 315 केजी के अंदर 8 बोरियाँ चीनी डलेगी, 1 बोरी सिट्रिक एसिड डलेगी, इतने ग्राम एस्पार्टेम डलेगा और इतने ग्राम एसिसल्फेम की डलेगा। अब एसिसल्फेम के और एस्पार्टेम वेट करने के लिए एक अलग आदमी था जो सिर्फ एस्पार्टेम और एसिसल्फेम की वेट करे, क्योंकि वो ग्राम्स में था। बाकी चीनी की बोरियों में इनको सोचने समझने की नहीं थी। 8 बोरियाँ काटनी है और डाल देनी है, 1 बोरी सिट्रिक की काटनी है, डाल देनी है, सिंपल। इसमें कोई इसमें ह्यूमन एरर के चांसेस बिल्कुल मिनिमम थे। हाँ, ये है कि अगर 8 की जगह 7 बोरियाँ डली और उसकी जगह, तो फिर इसीलिए कि जब ब्लेंड हो जाता था ना, तो उसके बाद फ़ौरन उसका क्वालिटी टेस्ट किया जाता था। ब्लेंड होने के बाद फ़ौरन उसका एक सैंपल लेते थे और उसका क्वालिटी टेस्ट करते थे, ताकि ये पता चल जाए कि इसमें कोई चीज़ कमियाँ ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो ओके है, फिर उसको आगे पैकेजिंग में भेजा जाता था। हाँ जी। और एक आखिरी सवाल। जी नायाब मलिक। वालेकुम अस्सलाम। जी नायाब। कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जांपल बताइएगा। मेट्रो मेट्रो है, इम्तियाज़ है, कोई भी बड़ा रिटेल आउटलेट है ना, वो जनरली कंपनी से डायरेक्टली ये प्रोडक्ट उठाते हैं। इसी तरह हम जब टैंक पाकिस्तान में काम करते थे ना, तो मेट्रो का ऑर्डर अलग आता था, इम्तियाज़ का ऑर्डर अलग आता था, हैपर का ऑर्डर अलग आता था। तो ये जितने बड़े बड़े रिटेल आउटलेट है ना, ये डायरेक्ट कंपनी से ही बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लेते। बिल्कुल होती हैं, 100%, 100% होती हैं। ये 2 नंबर नहीं होती। इसको कहते हैं ग्रे चैनल। अच्छा, होता क्या है, मैं आपको, आपने जब सवाल पूछा है, सवाल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट थोड़ा सा स्पोर्ट्स से रिलेवेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट में बात बता देता हूँ। ये ग्रे चैनल्स हर जगह, प्रोडक्ट हर जगह होते हैं। अब जैसे हमारे साशे बनते थे ना, तो साशे बनने के बाद अगर कोई लड़ी काट दी जाती थी या कोई चीज़ ख़राब हो गई है ना, तो हम डंप उसको खुद जाके करते थे। मतलब डंप करने की, उसको वेस्ट करने की जिम्मेदारी हमारी होती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो वेस्ट हमने नहीं किया और हमने किसी और को दे दिया, उसने वो लड़ी किसी और को बेच दी ना, तो टैंक जो है, टैंक क्योंकि रियली इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट तो घर में ही बन सकता है, चीनी मिलानी है, सिट्रिक एसिड मिलाना है और थोड़ा सा कलर डालना है उसके ऊपर, तो फिर गली गली टैंक बिक रहा था। इसी तरीके से ग्रे चैनल के ज़रिए आउट ऑफ पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से टैंक ग्रे चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान में आता है। और वहाँ पे, और आपको लोकल मार्केट्स में, इवन हाइपर स्टार में भी वो मिलता है, कि जो आप देखते हो कि यार बड़े सस्ते लेवल पे और इम्पोर्टेड टैंक होता है, तो बेसिकली वो नियर टू एक्सपायरी टैंक होता है, जो कि ग्रे चैनल के ज़रिए पाकिस्तान में लाया जाता है। अब ये चैनल सबको पता है, कंपनीज बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत सारे इम्पोर्टर्स ऐसे हैं कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं जिनको ग्रे चैनल से पाकिस्तान में लाया जाता है, या जो सस्ते हैं, इम्पोर्टेड हैं। और तो ये एक सप्लाई चेन है, ग्रे चैनल या डार्क मार्केट एक अलग से सप्लाई चेन है जो कि चल रही है पूरी दुनिया के अंदर। इसी तरीके से जो आप सबरब एरिया है, चूँकि वहाँ क्वालिटी एश्योरेंस इतनी नहीं है, वहाँ पे लोगों में अवेयरनेस इतनी नहीं है, और वहाँ के लोग ज़्यादातर प्राइस सेंसिटिव है। अब आप और मैं जो है वो 30 रुपए की पेप्सी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वही चीज़ सबरब एरिया में 15 रुपए की या 10 रुपए की मिल रही होगी, तो यू विल ट्राई टू गो फॉर द प्रोडक्ट। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर फिर ग्रे चैनल को स्टॉप करना या ग्रे चैनल को रोकना अनअवॉइडेबल हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो है हमारा टॉपिक, अभी इसको क्या हो गया, लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हम उसको आज डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली लॉजिस्टिक्स, अब जब हमने बड़ी डिटेल में लॉजिस्टिक्स को डिस्कस किया, लॉजिस्टिक्स प्लानिंग को डिस्कस किया, लॉजिस्टिक्स के पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशंस को डिस्कस किया, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हमें ये समझना है कि आजकल के ज़माने में, इन एरा ऑफ टुडे,
कैसे जो है वो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आगे भी डिस्कस होगी, बट सबसे पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा और इन्फॉर्मेशन के अंदर डिफरेंस क्या है, इसको समझने के लिए ना हम एक छोटी सी एग्जांपल को समझते हैं। आप टीसीएस के पास गए और आपने एक अपना प्रोडक्ट बुक करवाया कराची से लाहौर भेजने के लिए। टीसीएस ने आपको एक ट्रैकिंग नंबर दे दिया, आप वेबसाइट पर जाते हैं, उस ट्रैकिंग नंबर को, और आपसे टीसीएस ने आपका नंबर ले लिया, आपके नंबर पे मैसेज भी आ रहे होते हैं कि अभी आपका प्रोडक्ट यहाँ है, प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया और अब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया और फुला ने रिसीव कर ली। दिस इज़ इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसी को अगर डेटा होता तो क्या होता कि टीसीएस के पास आप जाते हैं, अपना ऑर्डर बुक कराते हैं, आपको कोई एक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर या आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दिया जाता और उस दिन की सारे ट्रांजेक्शन का डेटा उठा के आपको दे दिया जाता। तो आपके पास एक अमाउंट ऑफ डेटा गिर रहा होता आपकी ईमेल पे, जिसमें आपको हर सेकंड की ट्रांजेक्शन मिल रही होती है और आपको उसमें से ढूंढनी होती। कितना मुश्किल होता अगर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होता। तो ये है इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन में बहुत फ़र्क है। डेटा को रिफ़ाइन करके इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है, डेटा को रिफ़ाइन करके उसमें से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है ताकि कस्टमर को वही चीज़ मिले, कस्टमर वही चीज़ डिस्कस करे, कस्टमर के पास वही चीज़ पहुँचे कि जो कस्टमर से रिलेटेड हो। तो जो लॉजिस्टिक्स है ना, वो कनेक्टिविटी है। पहले तो कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है किस किस के दरमियान, फिजिकल कनेक्टिविटी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू पीपल एंड पीपल टू इंस्टीट्यूशंस। जैसे अभी हमने मेट्रो की और हाइपर की एग्जांपल पढ़ी या समझी या हमने डिस्कस की, तो उसमें हमने क्या देखा कि मेट्रो डायरेक्टली कस्टमर से डील कर रहा है व्हेन इट कम्स टू, मेट्रो डायरेक्ट कंपनी से डील कर रहा है व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट। अब मेट्रो ने अगर कोई प्रोडक्ट बुक करा है तो उसकी बिल्कुल एक डिफरेंट लॉजिस्टिक सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल एक डिफरेंट लॉजिस्टिक सिनेरियो बनेगा वर्सेस के आप कंपनी हो और आपका प्रोडक्ट उठ के रिटेल आउटलेट या होलसेल मार्केट में जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों सिनेरियोज में लॉजिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट होगी। हो सकता है विद मिल्क रन हो सकता है विदाउट मिल्क रन हो। ये सवाल आया है जी, शेख असद उर रहमान। शेख साहब अनम्यूट। अच्छा, एक और बात इस पर डिस्कस करनी है कि हमारी क्लास में, हाँ शेख साहब बात फरमाइए, असदुर रहमान साहब। हम्म, थैंक यू, थैंक यू। तो पहली बात तो ये है कि हमारे क्लास के अंदर ये एक मिस सरवत सबमिटिंग इंडिविजुअली, सरवत फातिमा एंड मिस सरवत अलग अलग हैं। तो इन दोनों सरवत में से कौन सी सरवत अभी अवेलेबल है? जो इंडिविजुअल जमा करवा रही हैं वो अवेलेबल हैं। सरवत फातिमा को तो नज़र आ रही है, सरवत नज़र नहीं आ रही। तो ये सरवत फातिमा बिल्कुल इंडिविजुअली अकेले जो है वो आ रही हैं। जी सरवत, if I if I'm not wrong, you are the same girl who carry the coffee mug in class, right? Okay, good. तो आप लोगों की जो मैंने अच्छा आज ही अभी जो है ना एक एकरा की पॉलिसी आई है, अब वो कंटिन्यू मैसेजेस पे गिर रही है, आप लोगों को भी यकीनन मिल जाएगी। तो इसके मुताबिक 60 to 70% जो है वो आपको फाइनल टर्म से पहले मैंने असेस करके देना है। अब इस पॉलिसी के मुताबिक आपके 75% तक नंबर जो हैं वो, या 70% नंबर जो हैं वो इन असाइनमेंट्स और क्विज़ेस के ज़रिए असेस करना है। तो अब मैं रिव्यू करूँगा, अगर कोई अभी मुझे लगेगा कि हाँ इन चीज़ों से ये नंबर पूरे हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है एक आध दो असाइनमेंट आपको और देने पड़े। तो आप लोग कोशिश करें कि टर्म रिपोर्ट जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। उसकी डेडलाइन अपडेट कर दी है मैंने, आई गेस लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ है,
ये 22 ने, मुझे इसका एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट 22 शायद फ्राइडे जो है वो मैंने लास्ट डेट रखी है। इससे पहले पहले आप टर्म रिपोर्ट सबमिट कर दें ताकि आप लोगों की असेसमेंट हो सके। इसके बाद डिस्कस एंड डिसाइड होगा कि आप लोगों का फाइनल का क्या होना है। तो अभी तक जो आपकी पॉलिसी है वो तो यही कह रही है कि टीचर जो है वो असेस करेगा, और उसके बाद फाइनल अलग से होंगे। फाइनल की परसेंटेज बहुत कम रखी है, 25-30% रखी है। ये कह रहा कि वेबसाइट पे आ गई है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली सप्लाई चेन के अंदर एक ये बहुत नया डिसिप्लिन है, ठीक है। आप लोग जब अगर किसी जॉब्स वगैरह को सर्च कर रहे होंगे ना, तो ज़रूर सर्च कीजिएगा चैनल मैनेजर, ये चैनल रिटेल मैनेजर। तो चैनल रिटेल मैनेजर बेसिकली जो उसका चैनल रिटेल मैनेजर का काम है ना, वो चैनल को मैनेज करना है। और चैनल को मैनेज करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका या सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन जो है वो है लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। कहीं फिजिकल बार कोड है, कहीं RFID टेक्नोलॉजी है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली आपका प्रोडक्ट या आपका मटेरियल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट वेज से और डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट वेयर हाउस से गुजरता है। तो हर पॉइंट को इक्वल इम्पोर्टेंस दे के मैनेज करना लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। मीन्स आपका प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस से निकल के किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस में गया, वहाँ पे यहाँ से निकले कार्टन 100, वहाँ पहुँचे 99, एक कार्टन कहाँ गया, फिर वहाँ से 99 निकले आगे 95 पहुँचे। इस तरह करते करते चीज़ें गुम भी होती हैं, चोरी भी होती हैं, ख़राब भी होती हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट तो ट्रेसिबिलिटी, कि आपका प्रोडक्ट इस वक्त करंट सिनेरियो में एक लॉजिस्टिक्स मैनेजर को, एक ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर को पता होना चाहिए कि करंट सिनेरियो में मेरा प्रोडक्ट इस वक्त कहाँ है और किस हाल में। सबसे पहला होता है कस्टमर सर्विस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अंदर आपका प्रोडक्ट आपके पास से निकल के कस्टमर तक पहुंचा, कैसा, किस हाल में पहुंचा, कैसा था वो, कैसा पहुंचना चाहिए था उसको। इसके बाद होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, आपके सेल्स डिपार्टमेंट को एक्यूरेट इन्वेंट्री के फिगर्स मिलते रहें कि आपके प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कहाँ है, किस वक्त तक अपडेट हो गई है, कहाँ तक पहुंच चुकी है, कौन सी प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच गई, कौन सी प्रोडक्ट कस्टमर से रिटर्न आई है। फिर आता है लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे होगे ना, तो यू वोंट बी डीलिंग विद अ सिंगल लोकेशन। आपके पास सिर्फ आपका वेयर हाउस नहीं होगा, आपके पास एटलीस्ट 10 to 15 लोकेशंस होंगी, जिसके अंदर आपका वेयर हाउस, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का वेयर हाउस, फिर रिटेलर के वेयर हाउसेस, फिर उसके बाद कस्टमर। तो ऐसी इस तरीके की लोकेशंस को मैनेज करना विदाउट हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कभी कभार नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड दैट टू व्हेन यू आर डीलिंग विद पोर्टफोलियोज। जब आप पोर्टफोलियोज के साथ डील कर रहे होते हैं ना, जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे होते, इसके अंदर फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है, कि जहाँ पे आप सारी चीज़ों को एक विंडो के अंदर, एक अम्ब्रेला के अंदर डिस्कस कर। तो आप लॉजिस्टिक्स को इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ अलाइन कैसे कर सकते हो या यूनाइट कैसे कर सकते हो। तो आपको पहले इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप्स डिफाइन करने होते हैं, और रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के लिए आप एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हो कि जो लॉजिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम की अपने अपने डायमेंशंस बताएगा। मीन्स कहाँ तक लॉजिस्टिक्स काम करेगी और कहाँ या उससे आगे इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करेगा। आप लोगों को शायद क्लास में याद हो कि हमने एक डिटेल में वीडियो देखी थी कि हाउ लॉजिस्टिक्स इज प्लेइंग इट्स पार्ट व्हेन इट कम्स टू फार्मूला 1, ठीक है। अब उसी वीडियो को, उसी सिनेरियो को रख के सोचो कि जब आपके पास टाइट डेडलाइंस हैं, जब आपके पास टाइम जोन डिफरेंसेस हैं, जब आपको ये पता है कि आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी किसी पूरे इवेंट की या पूरे मतलब पूरे एरा की या पूरे उस सीज़न की डिपेंडेबिलिटी आपके कंधों पे है। तो इस सिनेरियो में विजिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फिजिकली देख सकते हो तब तक तो ठीक है, जब तक प्रोडक्ट फिजिकली आपकी आंखों के सामने है तब तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही वो आंखों से ओझल हुआ, इसके बाद उसकी ट्रेसेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेबल है अपॉन योर टाइट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, कि आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम कितने एक्यूरेटली काम कर रहे हैं, कैसे वो प्रोडक्ट को ट्रेस कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट के दरमियान चैनल्स मैनेज हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज जो हर लॉजिस्टिक्स मैनेजर को डील करना पड़ता है ना, वो है
डीलिंग विद पीपल, ठीक है ना। हर किसी को सेम पेज पे आप विदाउट सिस्टम नहीं ला सकते। जब तक एक सिस्टम डिपार्टमेंट में, एक सिस्टम लॉजिस्टिक्स में इनकॉर्पोरेट नहीं होगा ना, हर कोई आपके साथ सिमिलर पेज पे नहीं आ सकता। तो ऐसे सिनेरियोज के अंदर आप कोशिश करते हो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, और इंफॉर्मेशन सिस्टम भी सिमेट्रिक हो। ऐसा ना हो कि आप कोई और सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो सैप यूज़ कर रहे हैं, आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो, आप ईआरपी का अलग मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो, हर जगह पर सिर्फ डेटा एंट्रीज चल रही है। नहीं, सिमेट्रिक सिस्टम हो। तो सिमेट्रिक सिस्टम कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल यू गो टू इम्तियाज़, तो इम्तियाज़ के पास एक सिमेट्रिक सिस्टम होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, और पीओएस भी उसी सिमेट्रिक सिस्टम के साथ अलाइन होगा। नहीं तो क्या पीओएस पे जब आप प्रोडक्ट उठा के रख रहे हो और वहाँ पे वो सेल पंच कर रहा है, उस डेटा को उठा के इन्वेंट्री मैनेजर्स को अलग से भेजेगा कि वो डेटा एंट्री करते रहे कि आज कितने टैंक बिक गए, आज कितने रूह अफ़ज़ा बिक गए, आज कितने कि हम इन्वेंट्री अपडेट करते रहें, कौन से स्टोर पे कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, कौन से स्टोर पे कौन सी प्रोडक्ट ज़ीरो हो गई है, वो ज़ीरो प्रोडक्ट कौन से वेयर हाउस में अवेलेबल है। तो सिस्टम भी होना चाहिए और सिमेट्रिक सिस्टम भी होना चाहिए। यहाँ ही हर बड़ी कंपनी गलती जो करती है ना, वो सिमेट्री के ऊपर करती है। क्या होता है कि उसका रिटेल ऑपरेशन बिल्कुल एक अलग सिस्टम पे काम कर रहा होता है, जो कि सेल टैक्स और मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट लॉज को अप्लाई कर रहा होता है, और आपकी फैक्ट्री एक बिल्कुल अलग सिस्टम पे काम कर रही होती है। तो इसी वजह से इन्वेंट्री गैप्स आते हैं। ये असल में सारा सिनेरियो बन क्यों रहा है? ये इन्वेंट्री गैप्स को या इन्वेंट्री हॉलोज को फिल करने के लिए बन रहा है, क्योंकि अक्सर सिस्टम के अंदर ये इन्वेंट्री गैप्स या इन्वेंट्री हॉलोज आ जाते हैं कि जो कि बाद में सिस्टम को क्रैश करने का सबब बनते हैं। तो फ्यूचर ट्रेंड्स की बात हो रही है यहाँ पे कि जब मैं बिज़नेस आइडिया और बिज़नेस इनिशिएटिव ट्रेंड जो है ना मैन्युफैक्चरिंग में, मैंने आपको शायद पहले भी डिस्कस किया था कि अब आइंदा मतलब आने वाली ज़िंदगी में कोई बड़ी यूनिलीवर या पीएनजी नहीं होगी। अब ई कॉमर्स का, ई बिज़नेस का और सप्लाई चेंज का ट्रेंड है। अब कोई भी कंपनी सारी लाइबिलिटी अपने ऊपर नहीं रखेगी। कंपनीज कोशिश कर रही हैं, या कंपनीज इसी तरीके से इवॉल्व हो रही हैं कि दे डू इनोवेशन इन सप्लाई चेंज, दे डू थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, दे डू आउटसोर्सिंग, एंड दे इंटरकनेक्ट विद ईच अदर। तो जब डिपेंडेबिलिटी बढ़ रही है, जब डिस्ट्रीब्यूटर पे आप डिपेंड हो रहे हो, जब आप अपने चेन पे, अपनी सप्लाई चेन पे, अपनी लॉजिस्टिक्स चेन पे डिपेंड हो रहे हो, तो वहाँ पे आपको ट्रेसेबिलिटी एंड विजिबिलिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है जिसके पास सब कुछ खुद का है ना, उसको इतनी ट्रेसेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है कि जितना जब डिपेंडेंट हो जाते हो आप दूसरे सिस्टम पे, जब डिपेंडेंट हो जाते हो आप अपने सप्लायर्स पे, जब डिपेंडेंट हो जाते हो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, तब आपको ट्रेसेबिलिटी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। तो लॉजिस्टिक्स हमने डिस्कस कर लिया कि लॉजिस्टिक्स क्या है। कि लॉजिस्टिक्स जो है बेसिकली व्हेन इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए आप लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल करना चाहते हो ना, तो लॉजिस्टिक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ये बेसिकली अब बन जाता है डिज़ाइनिंग, कंट्रोलिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन द एफिशिएंट फ्लो ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सबसे पहले तो गुड्स और सर्विसेज की एफिशिएंट फ्लो को डिज़ाइन करने का मेथड लॉजिस्टिक्स कहलाता है, कंट्रोल करने का मेथड लॉजिस्टिक्स कहलाता है, और इस पूरे फिनोमेना को इम्प्लीमेंट करने का मेथड भी लॉजिस्टिक्स ही कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर वही पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ फाइनल कंजम्पशन के दरमियान सारे पॉइंट्स को आप जस्टिफाई एंड वेरीफाई करते हो ताकि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट मेंटेन कर सको। ठीक है, तो अब लॉजिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन हमारे लिए क्या बन गई कि सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ कंजम्पशन से और पॉइंट ऑफ ओरिजिन के दरमियान पूरा सिस्टम को डिज़ाइन करना, उसको कंट्रोल करना और इन मेथडोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करना ताकि कस्टमर सर्विस बेटर हो सके। तो सप्लाई चेन का बैकबोन बन गया लॉजिस्टिक्स। कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट बना लो, कितनी भी अच्छी चैनल मैनेज कर लो, जब तक वो कस्टमर तक एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली नहीं पहुंच रही, तब तक सब चीज़ें बेकार है। तो इस पॉइंट के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे काम करता है हम आगे एग्जांपल में देखते हैं। जब हमने पॉइंट ऑफ कंजम्पशन और पॉइंट ऑफ ओरिजिन देखा, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर इज़ पॉइंट ऑफ ओरिजिन और कस्टमर इज़ पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। अब इस दरमियान, इस दौरान आप देखो कि कितने तरीक़ों से और कितने पॉइंट से हो के आपका प्रोडक्ट गुजर रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से बन के कार्टन बना, कार्टन से पैलेट बना, फिर ट्रक से ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर डीसी पे आया, फिर डीसी से शिपिंग कंटेनर में रखा गया, शिपिंग कंटेनर से एयर और सी के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया गया। इसमें ओशन एयर फ्रेट भी दिखाया गया और ट्रांजिट पोर्ट भी दिखाया गया। फिर उस जिस भी मुल्क या जिस भी शहर पहुंचा,
उसके अपने ट्रांजिट पोर्ट पे उतरा, ठीक है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुँचा, फिर वहाँ से पैलेटिंग हुई और फिर पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक पहुँचा। एक इम्पोर्टेड टूथपेस्ट, आपका एप्पल का आईफोन, आपका लैपटॉप, आपके ईयरबड्स, जो भी चीज़ आप आज यूज़ कर रहे हो ना, वो ऑलमोस्ट इन सब पॉइंट से होके आपके पास पहुंची है, ठीक है। तो जब आप अली एक्सप्रेस से एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, तो वो भी इन सारे पॉइंट से होके ही आपके पास पहुंच रही है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अब आप थोड़ा सा अपना विजन एक्सटेंड करो, थोड़ा सा अपनी सोच को वाइड करो, कि ऐसे सिनेरियो के अंदर जहाँ रोज़ लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन हो रही हैं, जहाँ हर कंपनी के पास आज मार्केट ओपन है पूरी दुनिया के सामने, ठीक है ना, पूरी दुनिया उसकी एक मार्केट बन गई। ऐसे सिनेरियो के अंदर कैसे कंपनी ट्रेसिबिलिटी रख रही है अपने प्रोडक्ट्स की, कैसे कंपनी एश्योर कर रही है कि जो कस्टमर ने मांगा कस्टमर तक वही पहुंचा, कैसे अमेज़ॉन, कैसे जो है वॉलमार्ट, कैसे अलीबाबा, अली एक्सप्रेस एश्योर कर रही हैं कि सबसे पहले तो कस्टमर को वही मिला जो कस्टमर ने मांगा था, दूसरा सही कस्टमर को सही चीज़ पहुंची, ठीक है ना। आपने टूथपेस्ट मांगा और आपको आईफोन मिल जाएगा, आप वापस करोगे? आप तो बोलोगे मुझे मिला ही नहीं था, ठीक है। तो सही चीज़ सही कस्टमर को पहुंचनी, नंबर वन। और जो कस्टमर ने मांगी वही चीज़ पहुंची। कस्टमर ने ग्रे आईफोन मांगा था, उसको ब्लैक नहीं मिलना चाहिए, कस्टमर ने ब्लैक मांगा था, उसको वाइट नहीं मिलना चाहिए। और हर प्रोडक्ट ने अपनी लाइफ साइकिल में इन सारी ट्रांजिशन से, यहाँ पे जो 12 पॉइंट दिखाए गए हैं, ये 12 के 12 पॉइंट से होके गुजरना है। तो अब इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो सिनेरियो है वो किस हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको अंदाज़ा थोड़ा बहुत हो गया होगा। जी उमर साहब। सही है। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन उमर का, कि आप एक कस्टमर हो और आपने एक ऑर्डर प्लेस किया तो आपको एक कंसाइनमेंट नंबर मिल जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं, बार बार ये बात कह रहे हैं कि कस्टमर ने जो चीज़ मांगी थी उसको वही चीज़ मिलनी चाहिए, तो कंसाइनमेंट नंबर से ट्रेस हो जानी चाहिए थी, या कंसाइनमेंट नंबर। वेरी गुड क्वेश्चन। बट उमर, कंसाइनमेंट नंबर किसने किसको दिया? अली एक्सप्रेस ने आपको एक कंसाइनमेंट नंबर दे दिया। अब अली एक्सप्रेस क्या उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है? नहीं। क्या अली एक्सप्रेस उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है? नहीं। अली एक्सप्रेस एक थर्ड पार्टी है जो इस पूरे सिनेरियो के अंदर ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। अली एक्सप्रेस ने वो कंसाइनमेंट नंबर उठा के दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने वो कंसाइनमेंट नंबर उठा के दिया मैन्युफैक्चरर को। अब मैन्युफैक्चरर के पास से उस कंसाइनमेंट नंबर के अगेंस्ट सही चीज़ रखी गई है, इसको इंश्योर कैसे करेंगे? कंसाइनमेंट नंबर मिला 1, और उस कंसाइनमेंट नंबर 1 के अगेंस्ट उसको चाहिए एप्पल का आईफोन SE मैक्स प्रो, SE मैक्स 128 GB ग्रे कलर, ठीक है। इतनी सी बात है कि ग्रे कलर का SE मैक्स 128 GB में चाहिए आपको। अली एक्सप्रेस ने कंसाइनमेंट नंबर दे दिया, अली एक्सप्रेस ने वही कंसाइनमेंट नंबर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, वही कंसाइनमेंट नंबर डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चरर पे गया। अब मैन्युफैक्चरर उस कंसाइनमेंट नंबर के अगेंस्ट सही चीज़ रखे ना, इसको इंश्योर करना लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की जिम्मेदारी है। कि जब वो प्रोडक्ट टैग, मतलब अब ये देखो कि कंपनी का प्रोडक्ट टैग और आपके प्रोडक्ट टैग मैच होना चाहिए। कंपनी के अंदर भी उस प्रोडक्ट टैग के अगेंस्ट वही चीज़ रखी जाए कि जो चीज़ आपको, क्योंकि जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पार्सल ना, तो लाखों लाख पार्सल जो है ना एक वक्त में पैक हो रहा होता है। तो इसमें गलती के चांसेस, एरर के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर आपको इस सिस्टम को अलाइन करना है, सिंक्रोनाइज करना है, एक दूसरे के साथ मैच करना है। जी उमर, उमर पूछो। हम्म। हम्म। हम्म।
हम्म 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 ERP सिस्टम का नंबर बिल्कुल ठीक है। ये बात तो मैं कर रहा हूँ कि जी रजा आप पूछो। रजा। अच्छा, तो बात यही हो रही है कि जी जी रजा, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पहले तो लॉजिस्टिक सिस्टम है क्या। पॉइंट ऑफ कंजम्पशन से पॉइंट ऑफ ओरिजिन के दरमियान सारे सिस्टम को डिज़ाइन करना, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इस पूरे सिस्टम को एक पॉइंट पे अलाइन करना, मींस पॉइंट ऑफ कंजम्पशन का जो पीओएस है या जो बार कोड है वो सिमिलर हो मैन्युफैक्चरर के, तभी इस पूरे सिनेरियो को आप बिल्डअप कर सकोगे और मैनेज कर सकोगे। इस मैनेजमेंट की इस मैनेजमेंट के लिए ही हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कंजम्पशन से लेके पॉइंट ऑफ ओरिजिन तक पूरा सिस्टम, एक तो पहले तो सिस्टम बिल्ट इन हो। ऐसा ना हो कि मैन्युफैक्चरर के पास सिस्टम ही नहीं है लेकिन कंजम्पशन के पास बहुत अच्छा सिस्टम है। मीन इम्तियाज़ के पास बहुत अच्छा सिस्टम है लेकिन इम्तियाज़ के पास जो प्रोडक्ट आ रही है उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम को पहले तो बिल्ड करना, अभी पाकिस्तान में ऐसे सिस्टम बिल्ट नहीं है। पहली बात तो ये समझो कि बिल्ड नहीं है कि आपकी कंजम्पशन से आपको पता चल जाए कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट सेल हो गई है। ऐसे सिस्टम्स बिल्ड नहीं है। अमेज़ोन के पास सिस्टम्स बिल्टअप हैं कि जैसे ही अमेज़ोन के रिटेल आउटलेट पर कोई चीज़ बिकती है, कंपनी को या फैक्ट्री को एक पॉइंट मिल जाता है, एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपकी फुला फुला प्रोडक्ट बिक गई है। इससे वो इफ़ेक्टिव इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं विदाउट ऑर्डरिंग। आपके इम्तियाज़ को ऑर्डर करने की ज़रूरत ही ना पड़े कंपनी को। कंपनी के पहले से डेटा मिलता रहे कि इम्तियाज़ के पास क्या क्या चीज़ें बिकती जा रही हैं हमारी, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करना है और सिंक्रोनाइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिंक्रोनाइज भी करना है, एक जैसा एक प्लेटफॉर्म पे होना है। जी नवीद कमर साहब। तो अभी हमारी क्लास का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। जी नवीद कमर साहब, जी अबू सुफियान बकाली साहब। हम्म, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, वॉलमार्ट एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी कि आपको रियल टाइम सिनेरियो में पता चलता जाए कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट बिक गई और कौन सी नहीं बिकी। जी उमर साहब। हाँ। बिल्कुल, लेकिन अभी भी बहुत जगह पे, जैसे आपको अब ईआरपी की एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं आपको ईआरपी की एग्जांपल से बताऊँ कि बहुत जगह पे ईआरपी के डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं और वो डिफरेंट मॉड्यूल्स आपस में इंटरलिंक नहीं है। ईआरपी हर जगह है, मैन्युफैक्चरर के पास भी ईआरपी है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी ईआरपी है, रिटेलर के पास भी ईआरपी है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का ईआरपी सेम पेज पे हो, या कम से कम ईआरपी एक दूसरे से अलाइन हो, ताकि एक दूसरे को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पास हो सके। अगर ऐसा ही सिस्टम टीसीएस रखता और डिफरेंट ईआरपी पे काम कर रहा होता तो आज आपका प्रोडक्ट कराची से निकलने के बाद गुम जाता, लाहौर पहुंचा नहीं पहुंचा, इस्लामाबाद पहुंचा नहीं पहुंचा, क्योंकि उनका ईआरपी डिफरेंट है। विजिबिलिटी की बात हो रही, कहाँ पे जाके अंधेरा आ जाता है, कहाँ पे जाके आपकी विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो और आपकी विजिबिलिटी ज़ीरो है तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा है ना। यही बात लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर भी है कि जितनी आपकी विजिबिलिटी लो है, जितना आप कम देख सकते हो, उतना ही एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, उतना ही गलत प्रोडक्ट भेजने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी नवीद कमर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम्म
पार्ट नंबर इस्तेमाल होता है, और इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो है आइटम कोड एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन अलोंग द सप्लाई चेन सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ टैंग के केस में, मैं लिख रहा हूँ टैंग ऑरेंज 25 ग्राम साशे, तो जब मैं ये बात लिख रहा हूँ, मेरे सिस्टम में ये बात है, तो मेरे वेयर हाउस के पास भी सेम बात होना चाहिए, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी सेम डिस्क्रिप्शन होने चाहिए, मेरे रिटेलर के पास भी सेम डिस्क्रिप्शन होने चाहिए। और यही डिस्क्रिप्शन इम्तियाज़ के अंदर जब वो कस्टमर ख़रीद रहा है तो उसके जो कोड है उस पर भी यही सेम डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आनी चाहिए। यही सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं कि जब आप रिटेलर हो और रिटेलर ने जो आपके आइटम कोड, अब वो क्या करते हैं लाइन बचाने के लिए, क्योंकि आप आगे जाके देखोगे ना RFID और बारकोड भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो बारकोड के अंदर स्पेसिंग का मसला होता है, RFID के अंदर स्पेसिंग का कोई मसला नहीं होता। तो RFID में आप जितनी बड़ी डिस्क्रिप्शन चाहो लिख सकते हो, बारकोड के अंदर एक लिमिटेड होती है। तो बारकोड में उस चीज़ को फिट करने के लिए ना कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाता है। अब मैं टैंक की एग्जांपल दे रहा हूँ ना, तो इसमें तो बहुत आसान है, ऑरेंज साशे ऑरेंज कलर का है, लेमन साशे येलो कलर का है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें साशे या डिस्क्रिप्शन का पैकेजिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपने सिट्रिक एसिड बेच रहे हो, या आप लिम्का बेच रहे हो, या आप सोडा बेच रहे हो, सोडे के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है या क्या है वो एक नाम से डिस्क्रिप्शन, सिट्रिक सोडा 1 2 3। अब सिट्रिक सोडा 1 2 3 बता रहा है कि यार मेरा सोडा ये है, इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, इसकी, तो ये डिस्क्रिप्शन अलोंग दी सप्लाई चेन सेम होनी चाहिए। पूरी सप्लाई चेन के अंदर, पूरी लॉजिस्टिक्स के अंदर एक नाम से उस प्रोडक्ट को पुकारा जाए। अब आप नवीद कमर हो, आप लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट क्लास के लिए नवीद कमर हो जाओ, अगली क्लास के लिए सर नवीद अहमद हो जाओ, घर वालों के लिए नवीद जुनेद हो जाओ, तो हर कोई आपकी असेसमेंट अलग से कर रहा होगा। 3 टीचर है, तीनों के पास अगर आपका अलग नाम जा रहा हो तो आपकी 3 अलग असेसमेंट बन रही हो, तो इकरा के ERP को कैसे पता चले कि आपकी GPA क्या है? जब तक नवीद कमर नहीं, उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड जिसको आपका ERP कोड कहलाता है। आप सिस्टम के लिए नवीद कमर नहीं हो, आप सिस्टम के लिए वो नंबर हो जो नंबर आपको पहले दिन मिला है, और वो नंबर यूनिक है, पूरी ज़िंदगी वो नंबर आपका रहेगा। समझने की बात ये, वो नंबर किसी और को कभी भी असाइन नहीं होगा, इसीलिए इसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्लास यहीं से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास कवर नहीं हो पाई, बट चूंकि आप लोगों को कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें समझानी थी, तो बेटर ये था कि मैं इसको स्लो रखता। अगली क्लास में थोड़ा हम डिटेल में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह आप लोगों को अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना अभी की क्लास कंप्लीट हो गई। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अपनी टर्म रिपोर्ट को प्लीज़ टाइमली कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।